हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जीन लिंकेज सेकेंड ईयर चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में हम आज पढ़ेंगे जीन लिंकेज के जीन लिंकेज क्या है। स्टूडेंट, जीन लिंकेज को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका है और ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब जब आप इस क्रोमोसोम को देखते हैं, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं और आपको पता है कि मैंने काफ़ी दफ़ा बार बार रिपीट किया है कि डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े जिनके अंदर ख़ास इंफॉर्मेशंस होती है और वो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। जोहानसन ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और मैंडल ने इसी जीन को कहा था फैक्टर। ठीक है जी, तो आज हमने यहाँ पे जो हमारा ये जो क्रोमोसोम है, अगर मैं इसको लेबल करूँ, इस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम पे ये छोटे छोटे जीन हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो जीन है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इस जीन का इसके साथ ताल्लुक़ है, राब्ता है, अटैचमेंट है। ये सारे जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो ये जो जीन लिंक्ड होना होता है इसको हम बोलते हैं जीन लिंकेज। क्या बोलते हैं? जीन लिंकेज। स्टूडेंट, आपको ये पता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ गया कि आपकी बॉडी के अंदर ना 23 जीन लिंकेज हैं। आपकी बॉडी में 23 जीन लिंकेज हैं। आपके जहन में ये ज़रूर आया होगा कि सर हमारी बॉडी के एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जो 46 क्रोमोसोम है हर एक के ऊपर जीन लिंकेज है, तो इसका मतलब टोटल कितने जीन लिंकेज होने चाहिए? 46। लेकिन आपको पता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन, अरेंजमेंट, अरे हर चीज़ सेम होती है। तो इसलिए फिर हम कितने जीन लिंकेज की बात करते हैं? 23 की। अंडरस्टैंड? समझ आ गई है? तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट, आपकी बॉडी के अंदर ना 1000 की तादाद में कैरेक्टर्स हैं, खसूसियात हैं। लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि ये जितने भी ट्रेट हैं ये आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है जीन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जीन क्रोमोसोम पे पाया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम आपकी बॉडी में टोटली 46 हैं एक सेल के अंदर, वो भी 23 पेयर की फॉर्म में। अब जीन उनके ऊपर पाए जाते हैं, जीन उनके ऊपर उनकी पोजीशन है, वो जीन लोकाए हैं या जीन लोसाए हैं जिसके ऊपर वो पाए जाते हैं। इसका मतलब है फ्यू क्रोमोसोम हैव मैनी थाउजेंड जीन दैट प्रेजेंट ऑन इन दिस क्रोमोसोम्स एंड दैट कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट इन आवर बॉडीज। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको फिर ये क्लियर हो गया कि आपकी बॉडी में बहुत सी खसूसियात हैं जिनको 1000 ऑफ जीन कंट्रोल करते हैं और वो तमाम के तमाम जीन फ्यू क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जीन आपस में जो लिंक होते हैं इसको हम बोलते हैं जीन लिंकेज। और आपकी बॉडी में टोटल फिर कितने लिंकेज ग्रुप बनते हैं? 23। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जीन लिंकेज मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, या आपके साइलेबस का ये हिस्सा क्यों है, ये आपकी वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का जीन लिंकेज पार्ट क्यों है। ठीक है, बात इस तरह है कि इससे पहले मैंने आपको मैंडल का एक लॉ पढ़ाया था जिसका नेम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आप में से आप लिया हुआ है लेक्चर तो फिर तो वेल, अगर नहीं लिया तो ये लेक्चर आप ज़रूर लें, असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टूडेंट, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वहाँ पे मैंने ना एक लिया था गैमेट, उसके मैंने बनाए, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म, उसके मैंने बनाए थे गैमेट।
राउंड और रिंकल्ड की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, और राउंड और रिंकल्ड, और दूसरा था येलो एंड ग्रीन, ठीक है जी। तो हमने येलो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये ग्रीन को शो किया था, ठीक है जी, समझ आ रही है। और जब मैंने इसका आपस में क्रॉस करवाया था तो वहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन जो थी वो थी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, जो F1 जनरेशन थी वो सारी की सारी क्या थी, राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ पे रिंकल्ड रिसेसिव हो गया है और यहाँ पे ग्रीन रिसेसिव हो गया है। लेकिन जब हमने इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में इसके गैमेट बनाए थे ना, तो 4 तरह के गैमेट बने थे, ठीक है। और मैंने वहाँ पे बताया था कि हर एलील को इजाज़त है इंडिपेंडेंट वो गैमेट बना सकती है। यही मेंडल ने कहा था कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में गैमेट के अंदर हर एलील को कंप्लीटली आज़ादी है कि वो किसी भी के साथ जाके वो जोड़ा बना सकती है। लेकिन जीन लिंकेज में ऐसा सीन नहीं है। जीन लिंकेज में ये है कि हर एलील को जो है, किसी भी जीन की जो एलील है वो इंडिपेंडेंटली जोड़ा नहीं बनाती, बल्कि आपस में ये लिंक्ड होती हैं और बहुत कम चांस है जो है ये जोड़े बनाती हैं। ये जस्ट जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो फिर जाके ये है शफल होते हैं एक जीन से दूसरे, एक क्रोमोसोम से जीन दूसरे क्रोमोसोम पे, ठीक है जी। ये आपने मियोसिस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे पास कलर ब्लाइंडनेस एक जीन, हीमोफीलिया एंड गाउट, ये तीनों ही प्रेजेंट हैं 23 क्रोमोसोम पे। किस में प्रेजेंट है? 23 पे। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। अब ये जो 23 क्रोमोसोम पे है ना, होना तो ये चाहिए कि जब ये सैग्रीगेशन होती है तो ये तीनों ही अलग अलग जोड़े बना ले जाकर, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक अलहदा कॉम्बिनेशन में, हीमोफीलिया अलहदा में, गाउट एक अलहदा कॉम्बिनेशन में चला जाए। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो मैं प्लीज़ आपको रेफ़र करूँगा इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को एक दफ़ा ज़रूर देखिए, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, लेकिन स्टूडेंट इस तरह होता है कि हमारे पास जब गैमेट फॉर्मेशन होती है ना, तो ये तीनों एलील जिस क्रोमोसोम पे होते हैं, अगले जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वही क्रोमोसोम पे ये तीनों एलील फिर इकट्ठी हैं। मतलब ये ना तो सैग्रीगेट हुई और सैग्रीगेट के साथ ना ही इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है जोड़े बनाए। इसका मतलब फिर ये हो गया कि बहुत सी जीन जो हैं, बहुत सी क्या सारी जीन जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। वो सैग्रीगेट या इंडिपेंडेंट जोड़ा तब ही बनाती हैं जब उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है, आपने वहाँ पे पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर में 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, बाइवलेंट टेट्राड फॉर्म बनते हैं और जीन जो हैं शफल होती हैं। ऐसे ही अगली हमारे पास एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म। ये 3 जो हैं जीन प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। इसके अलावा भी इसके ऊपर जीन हैं, लेकिन हम ये इन 3 की बात करते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ना अगर ये एक 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल है, जब इससे गैमेट बनते हैं, इससे बनते हैं 2 सेल, इससे क्या बनते हैं? 2 सेल। मेरे पास एक 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल है, उससे बनेंगे 2 सेल, दोनों में 23। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 11 जो है इसके ऊपर ये 3 जीन हैं। जब ये गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो 3 जीन दोबारा फिर क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही रहते हैं। इसका मतलब है कि ना तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली सैग्रीगेट हो रहा है, ना यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सैग्रीगेट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि तीनों एलील सैग्रीगेट होकर डिफरेंट क्रोमोसोम पे चले गए हैं। समझ आ रही है? ये आपस में लिंक्ड हैं। समझ आ रही है? आपस में क्या है? लिंक्ड हैं। और इस तरह ये डू नॉट ओबे मैंडेला, ये मैंडेला को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब 2 क्रोमोसोम आपस में आते हैं, ओवरलैप करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, तो जीन शफल होते हैं। एक के जीन दूसरे पे, दूसरे के जो है वो दूसरे पे। ये क्रॉसिंग ओवर में इसको फर्दर आपको क्लियर करवाता हूँ कि ये कैसे शफल होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर तो क्रॉसिंग ओवर हो तो जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा आएगी, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो जेनेटिक वेरिएशन कम होती है। आपके जीन लिंकेज की लास्ट वाली लाइन में होगा कि जीन लिंकेज मिनिमाइज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है
कि जब ये शफल होंगे, ट्रांसफ़र होंगे तो जेनेटिक वैरायटी ज़्यादा बनती है, लेकिन जब शफलिंग नहीं होती तो उससे जेनेटिक वैरायटी नहीं बनती। मतलब आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर जितनी कम होगी जेनेटिक वैरायटी गैमीट के अंदर उतनी ही कम होगी, क्रॉसिंग ओवर जितनी ज़्यादा होगी जेनेटिक वैरायटी जो है गैमेट के अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।